शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले हिस्से से। आज हम फॉरेन वाले हिस्से से देखेंगे सिंगापुर का मैप, क्योंकि आज न्यू कंट्री के रूप में यदि हम देखें तो सिंगापुर न्यूज़ में रहा है। तो पहला मैप आप देख रहे हैं, ये बताता है सिंगापुर की पूरे वर्ल्ड में लोकेशन, ठीक, कि सिंगापुर वर्ल्ड में आखिर है कहाँ, कौन से महाद्वीप में ये पड़ता है। तो पूरा जो आप डार्क ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ही स्थित है सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर पड़ता है एशिया के, आप जाओगे साउथ वाले हिस्से की तरफ और ईस्टर्न वाले हिस्से की तरफ, तो यही के बीचों बीच में स्थित है सिंगापुर। मतलब पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच में पड़ता है सिंगापुर, यही इसकी लोकेशन है, ठीक है। और जो 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर है वो लगभग लगभग यहीं इसके पास से होते हुए गुजरती है। दो मेजर ओशियन हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, दोनों के बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। और यदि आप जाओगे सिंगापुर के नॉर्थ और पश्चिम वाले हिस्से की तरफ तो बे ऑफ बंगाल पड़ती है। सिंगापुर के नीचे तरफ आप चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और जो मेजर लाइंस हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब मकर रेखा, मकर रेखा को देखें तो ये सिंगापुर के नीचे में पड़ती है, ठीक है। और 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ वाली जो कर्क रेखा है वो सिंगापुर के ऊपर तरफ है। दोनों रेखाओं के बीच में भी इसकी लोकेशन है। इसकी कुछ लोकेशन से संबंधित और भी बातें दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि इट इज़ लोकेटेड इन द बोथ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध, इसके बीचों बीच में ये स्थित है, ठीक है, अर्थ के। इन फैक्ट सिंगापुर इज जस्ट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अबव इक्वेटर। यदि हम ये इक्वेटर से देखें तो कहा जाता है कि जस्ट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, मतलब 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में ये स्थित है। द कंट्री बॉर्डर्स साउथ चाइना सी टू द ईस्ट। साउथ चाइना सी के साथ में इसकी बॉर्डर किधर से लगती है, पूर्व की तरफ। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वेस्ट की तरफ, और रियाऊ आइसलैंड लाई टू द साउथ, ठीक है। मतलब कि ये सिंगापुर है। तो सिंगापुर के यदि आप जाओगे ईस्ट की तरफ तो इस तरफ पड़ जाएगा साउथ चाइना सी, ठीक है। यदि आप जाओगे वेस्ट की तरफ तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ जाएगा इस तरफ। और यदि आप जाओगे साउथ की तरफ तो इधर पर पड़ता है रियाऊ आइसलैंड, ठीक है। ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसकी लोकेशन को बताती हैं। अब यदि हम सिंगापुर की बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो सिंगापुर की जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, वो उधर पर स्थित है मलेशिया। और आप यदि जाओगे ईस्ट की तरफ में तो इंडोनेशिया, मलेशिया। और यदि आप जाओगे साउथ की तरफ और इसके पश्चिम वाले हिस्से की तरफ तो इंडोनेशिया स्थित है, ठीक है। और जावा सी पड़ता है इसके साउथ वाले हिस्से में। ऊपर यदि आप जाओगे तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी कुछ मेजर लोकेशंस है। देखिए सिंगापुर में की यदि हम पार्टिकुलर लोकेशन को देखें ना, तो सिंगापुर में हमें एक बड़ा सा ये द्वीप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे
आइसलैंड भी हैं, जैसे कि उबिन आइसलैंड हो गया, टेकोंग आइसलैंड हो गया, और सेंटोसा आइसलैंड, जुरोंग आइसलैंड, सेनांग आइसलैंड। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे जो आइसलैंड हैं उनसे मिलकर के सिंगापुर बना है। स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर इसके पड़ती है साउथ वाले हिस्से में। यदि आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो स्ट्रेट ऑफ जोहार पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जाता है इसका जो एरिया है वो है 725.7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री मानी जाती है। दिस आइसलैंड नेशन कंप्राइजेस ऑफ वन मैन आइसलैंड है इसमें, और 60 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइसलैंड यहाँ पर स्थित हैं। सम ऑफ दिस आइसलैंड लाइक सेंटोसा, जुरोंग, टेकोंग, सेनांग हैव बीन मार्क्ड ऑन द मैप। नक्शे में हम कुछ कुछ मैन आइसलैंड के नाम देख लिए। ठीक है, यदि हम आइसलैंड के मेन वाले पार्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी राउंडेड हिल्स हमको देखने को मिलेंगी। वेस्ट एंड साउथ वेस्ट द लैंड इज सीरीज ऑफ ए लो रिजेस देखने को मिलती है। ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ यदि आप जाओगे तो जनरली फ्लैट वाला हिस्सा हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिंगापुर और चाइना के रिलेशन को लेकर के। देखो, एक तरफ जहां सिंगापुर के रिश्ते अमेरिका के साथ में रक्षा सौदे को लेकर के बहुत मजबूत हैं, तो दूसरी ओर यदि हम इकोनॉमिक के तौर पर देखें, मतलब व्यापार के तौर पर देखें, तो चाइना के साथ में इसके रिश्ते बढ़िया हैं कह सकते हैं आप। तो अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने विजिट किया था सिंगापुर की, तो उसी को काउंटर करने के हिसाब से चाइना के भी कुछ जो लीडर हैं उन्होंने सिंगापुर की विजिट की है। तो कौन कौन सी बातें ऐसी निकल कर सामने आती हैं उसी को हम देखने वाले हैं। मूव कम्स आफ्टर हैरिस ऑस्टिन्स विजिट। तो हैरिस और ऑस्टिन्स अभी अभी यहाँ पर विजिट करके आए थे, तो उसी के काउंटर में जो है चाइना ने अपने लीडर को वहाँ पर भेजा है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने बातचीत का आयोजन किया था विद सिंगापुरियन लीडर ली हेसिन लूंग के साथ में ट्यूसडे के दिन ड्यूरिंग ए साउथ ईस्ट एशियन टूर सीन एज ए पुशबैक अगेंस्ट वाशिंगटन्स एफर्ट टू रीअसर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो कुल मिला के अमेरिका का जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के हिसाब से ही चाइना ने ये कदम उठाया है। अभी क्या हुआ था, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, बोथ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन have visited the city state and strongly criticized Beijing's growing aggression in Asia। तो एशिया में जिस प्रकार से चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है उसी को लेकर के एक कड़ी आलोचना चाइना की गई थी। The trips were part of the efforts by the new US administration to reset relations in the region after the turbulent Donald Trump era and build a bulwark against China's rising might। अब जो फॉरेन मिनिस्टर वांगी हैं had also had stops in Vietnam and Cambodia on his trip, both countries visited by senior officials in recent months। तो इसके अलावा अमेरिका कहाँ गया, वियतनाम और कंबोडिया। तो चाइना क्या करेगा, चाइना भी वहाँ जाएगा और जो रिलेशन है उनको मजबूत करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ट्यूसडे के दिन क्या बातचीत हुई सिंगापुरियन लीडर के साथ में, प्रोडक्टिव एंड कैंडिड डिस्कशन ऑन ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे, ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स लाना है, प्रोडक्टिव एंड कैंडिड डिस्कशन हुई थी इसको लेकर के। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट रूप से,
Southeast Asia is an important battleground for influence for the world's two biggest economies. At a time when Beijing is challenging US political sway and naval dominance in the region. तो जो चाइना है वो अमेरिका को पॉलिटिकल रूप से भी चैलेंज कर रहा है एंड नवल डोमिनेंस इन द रीजन. Singapore, which has strong security ties with US and vibrant economic ties with Beijing, has said countries should not be made to choose between China and the US. लेकिन सिंगापुर का भी सही सोच है. उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि हम एक तरफ हो जाएं, चाहे चाइना की तरफ हो जाएं, चाहे अमेरिका की ही तरफ हो जाएं. तो जो देश हैं उनको इस सब चीज़ से बचना चाहिए, इस सोच से. इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट पेज में और देख लेते हैं कि फ्रंट पेज में कौन कौन सी न्यूज़ है जिनको हम देखने वाले हैं. तो मेनली यदि हम जानकारी हासिल करना चाहें तो कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट्स को लेकर के एक न्यूज़ आई है. ठीक है, MUC1.2 ये कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है. इसी को लेकर के इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है, ये जो वेरिएंट है हमारे यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है. इंसाकॉग इनकी तरफ से ये जानकारी प्रोवाइड की गई है. Neither of two coronavirus variant recently identified by the World Health Organization that may pose a global threat has been found in India. The Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium said in its latest weekly update. अब ये बात जो कही गई है वो इंसाकॉग की तरफ से कही गई है. अब इंसाकॉग क्या है? एक प्रकार से संघ है, कंसोर्टियम है ऑफ लेबोरेटरीज टास्क विथ एनालाइजिंग इमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट. कोरोना वायरस वेरिएंट के अध्ययन को लेकर के ये एक प्रकार से संघ बनाया गया है जो कि इसका स्टडी करता है. 30 अगस्त को WHO ने ऐड किया था B1.621 इंक्लूडिंग B1.621.1 टू इट्स लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नाम दिया था इसका MU. ठीक है, वॉल इज ए स्टेप लोअर देन VOC या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न. MU हैज म्यूटेशन दैट पोटेंशियली अलाउ इट टू इवेड द प्रोटेक्शन कन्फर्ड बाय द वैक्सीन. तो कुल मिलाकर अब वैक्सीन तो जो है नए वेरिएंट के हिसाब से नहीं बनाई गई है ना, तो इसमें वैक्सीन ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी. द ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ द MU वेरिएंट हैज़ डिक्लाइंड and is currently below 0.1%. However, the prevalence in Colombia 39% and Ecuador 13% has consistently increased according to WHO. यदि हम इसके प्रसार की बात करें तो अभी देखा जाए तो 0.1% नीचे हुआ है. फिर भी जो कोलंबिया और इक्वाडोर है यहाँ पर इसका जो प्रसार है ना वो 39% और 13% है. इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं US और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर के. ठीक है, अब बात ऐसी करी जाती है कि सब देश चाहते हैं कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम करें ताकि जो बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके और क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ रहा है उसको रोका जा सके. तो नेट ज़ीरो की बात जो है इंडिया की तरफ से कोई ठोस रूप में नहीं की गई है, ऐसा कहना है US के जो दूत हैं, क्लाइमेट के जो दूत हैं वो हमारे यहाँ आए थे, कैरी, उनका कहना है. नेट ज़ीरो को लेकर के कोई ठोस बात हमें सामने नहीं निकली इंडिया की तरफ से. तो नेट ज़ीरो मतलब कार्बन न्यूट्रल रहना है 2050 तक टू इंश्योर दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हेल्ड एट 1.5 डिग्री सेल्सियस. यदि आप ऐसा करते हो तो 2050 तक क्या हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को बनाए रख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग वाला.
और जबकि COP26 अपकमिंग जो समिट होने वाला है ना, उसमें ये घोषणा हो सकती है। अब लेकिन इंडिया का कहना है कि हम नेट जीरो पर ही ऐसे निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए कोई ऐसा कन्फर्म हमने नहीं किया है कि हम ऐसा काम करेंगे ही। और दूसरी बात ये है, 2015 में पेरिस समिट हुआ था, उसमें 2 डिग्री तक जो है वैश्विक तापमान को बनाए रखने का सभी लोगों ने आश्वासन दिया था। लेकिन अमेरिका चाहता है कि हम ये 2 डिग्री ना करके इसको 1.5 डिग्री ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अमेरिका ने ये भी कहा था कि यदि भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसमें अमेरिका हेल्प करेगा। MR Carey said it is important to announce the target of 450 gigawatt of renewable energy as a part of India's nationally determined contribution to counter global warming now, as the next decade is critical for the battle against climate change. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए 2 इंडेक्स अपनाए जाते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहता है ये बताता है कि वस्तुओं के खुदरा मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है, और जो WPI इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि वस्तुओं के होलसेल रेट में उनके दामों में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। तो आज की जो न्यूज़ है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर की है कि जो इन्फ्लेशन है, फ्यूल प्राइसेस क्विकन WPI इन्फ्लेशन टू 11.39% इन अगस्त, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू टर्न कॉस्टलियर। मतलब WPI में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब चूंकि होलसेल में यदि वस्तुएं महंगी हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ग्राहक तक वे वस्तुएं उनमें दाम में बढ़ोतरी हमको देखने को मिली। तो अब चूंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसलिए जो होलसेल में जो खरीदार रहते हैं वो भी अपने उत्पादों के दाम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको लाने ले जाने में जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है उनकी, इसलिए वो अपना जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदे होलसेल में उसको भी वो बढ़ा देते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात है, इसका पब्लिकेशन किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। All transactions at the first point of bulk sale in the domestic market are included। इसके अलावा यदि हम इसका मेजर क्रिटिसिज्म देखें तो वो ये है कि हम लोग जो है कोई भी चीज़ थोक में नहीं खरीदते हैं, हमें मतलब रहता है सीधे सीधे खुदरा मूल्य की वस्तुओं की कीमत से, इसलिए ये इंडेक्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया WPI हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2004-05 से लेकर के 2011-12 इन 2017। तो यहाँ का बेस प्राइस लिया जाता है कहाँ से, इसको रिवाइज कर दिया गया है। पहले 2004-05 का बेस प्राइस चलता था, अभी जो है 2011-12 कर दिया है बेस प्राइस 2017 वाले साल में। तो इस साल में वस्तुओं की कीमत को मान के चलो 100 रुपये थी, तो आज के टाइम से कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसकी तुलना करी जाती है। इसके बाद जो डाटा पॉइंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर एक न्यूज़ आई है जिसमें ये बात बताई गई है कि किसान लोग जो है मंडी से किस प्रकार से प्राइवेट मार्केट में शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंडी में लोगों ने कम माल बेचा है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा अपने अनाज को उन्होंने बेचा है। बिटवीन 2013 से लेकर के 2019 की हम बात कर रहे हैं। यदि हम एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड के शेयर की बात करें, ठीक है, दैट सोल्ड देयर प्रोड्यूस इन APMC मंडीज रिड्यूस शार्पली। APMC मंडी में अपने हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड को बेचने की दर में गिरावट देखने को मिली है तेजी के साथ में। वाइल दोस दैट
sold their produce to private trader increase significantly. प्राइवेट ट्रेडर्स को ये लोग ज़्यादा अपने अनाज को बेचे। डाटा में ये बात बताई जाती है कि ए मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर वर अनअवेयर एमएसपी। ज़्यादातर जो किसान हैं एमएसपी को लेकर के उनको कोई जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, एमएसपी प्रोग्राम एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं रहती। Among those who were aware, a significant share did not sell their produce to procurement agency due to lack of infrastructure. अब जिनको जानकारी है वो लोग बेच नहीं पा रहे हैं माल को, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं रहती है। दिन रात 24 घंटे वहाँ आपको अपने अनाज की निगरानी करना पड़ेगा, धूप से, छाँव से, गाय बैलों से, चोरी से, सभी प्रकार की सेफ्टी तो हमें देखना है ना। और दूसरी बात यह है पैसे की रहती, तुरंत हमको पैसा मिलना चाहिए। अब यदि किसान प्राइवेट प्लेयर को बेचेगा तो तुरंत पैसा मिल जाता उससे, लेकिन वहीं यदि मंडी में जा रहा है वो, तो उसको तुरंत पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मंडी में यदि सुधार करना है तो पैसा को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एमएसपी को लेकर के सुधार होने चाहिए। Among those who were aware, a significant share did not sell their produce to procurement agency due to lack of infrastructure. More importantly, the share of household that were aware of MSP but did not sell procurement agencies because they received better prices was negligible, ऐसा कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो NHRC से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या है देखो, किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हमें बड़ी दिक्कत हो रही, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो इसी को लेकर के NHRC ने कुछ स्टेट हैं उनको नोटिस जारी किया है। ठीक है, जो कि वायलेशन हो रहा है लोगों के अधिकारों का। ठीक है, इसी को लेकर के एक न्यूज़ आई थी, तो इसमें NHRC के बारे में दिया गया था। तो NHRC के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक स्वतंत्र बॉडी है। स्वतंत्रता का मतलब ऐसा है कि किसी के दबाव में ये काम नहीं करती है, न तो सरकार के दबाव में आकर करती है काम, ना तो किसी के दबाव में आकर काम करती है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसको लाया गया था 12 अक्टूबर 1993 को एज पर प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, लेटर अमेंडेड इन 2006। पहले ह्यूमन राइट एक्ट चलता था 1993, बाद में इसको अमेंड किया गया 2006 में। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, बाद में संशोधन हुआ 2006 में। NHRC हैज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली, मतलब 25 साल कंप्लीट हो गए थे 12 अक्टूबर 2018 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इट इज़ द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, जैसे कि राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर के जीवन जीने का अधिकार और ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिसका जब हनन होता है तो उनकी आवाज़ उठाने का काम करता है NHRC। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन conformity with the Paris Principle, adopted for the promotion and protection of human rights in Paris, अक्टूबर 1991, and endorsed by the General Assembly of the United Nations on 20 दिसंबर 1993। तो यहाँ पर एंडोर्स शब्द आए जिसका मतलब होता है समर्थन। इसका समर्थन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी किया गया है, और ये कुछ मेल खाता है पेरिस प्रिंसिपल से रिलेटेड।